हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं स्टेली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायल्स लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायल्स लॉ क्या होता है? वैसे देखिए, बायल्स लॉ जो है वह प्रेशर और वॉल्यूम के साथ डील करता है, यानी कि बायल्स लॉ ओनली डील्स विद द प्रेशर एंड वॉल्यूम, या सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम के साथ डील करता है। यानी कि आप कह सकते हो कि बायल्स लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी कि बायल्स लॉ सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशनशिप है। लेकिन बायल्स लॉ आने से पहले कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके लिए सोचा था, प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप के लिए सोचा था। उनमें से एक वैज्ञानिक, एक नहीं दो वैज्ञानिक हैं। एक पहले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रिचर्ड टाउनली। और एक और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हेनरी पावर। ये दो वैज्ञानिक थे, रिचर्ड टाउनली और हेनरी पावर। इन्होंने सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप के लिए सोचा था कि प्रेशर और वॉल्यूम में कोई न कोई रिलेशनशिप होगा, जिसकी वजह से प्रेशर को इंक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है। मतलब ऐसे ही कुछ थोड़ा सा उनके माइंड में था कि हाँ, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच भी कुछ न कुछ रिलेशनशिप है। लेकिन ये रिचर्ड टाउनली और हेनरी पावर ये लोग प्रूफ नहीं कर पाए कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप है तो कैसा है। ठीक है ना? इसी को प्रूफ करने के लिए आ गया कौन? बायल्स। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना भी चाहूंगा कि बायल्स लॉ जो है, बायल्स ने जब प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया, मतलब ये एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर बायल्स लॉ दिया गया है। जो बायल्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर के। उन्होंने एक अपर्चर बनाया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया जिससे वो प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर रिलेशनशिप को ढूंढ पाए। लेकिन वो जो उन्होंने जो अपर्चर बनाया था बायल्स ने, वह अपर्चर भी इन्होंने नहीं बनाया था, बायल्स ने नहीं बनाया था। इस एक्सपेरिमेंट के अपर्चर को इन्हीं के एक असिस्टेंट थे जिनका नाम आप जानते होंगे, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किया था। ध्यान से समझिएगा पूरी कहानी। सबसे पहले वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक थे, रिचर्ड टाउनली और हेनरी पावर। इन्होंने सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप के बारे में सोचा। उसके बाद बायल ने एक्सपेरिमेंट करके प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को डिफाइन किया। ठीक है? जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए सेटअप रेडी किया बायल ने, उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप रेडी करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो रॉबर्ट हुक थे, जो उस समय बायल के असिस्टेंट थे। बायल के असिस्टेंट के तौर पर ये रॉबर्ट हुक काम कर रहे थे, ऐसा ऑथर्स का कहना है। ठीक है? तो यही है इनका पूरा कहानी, मतलब हिस्ट्री आप कह सकते हो, ये इनका हिस्ट्री है। एग्जैक्ट हम चलते हैं बायल्स लॉ क्या होता है। ठीक है ना? आखिर प्रेशर और वॉल्यूम का कैसा रिलेशनशिप बायल्स ने दे दिया। वैसे प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर के जो रिलेशनशिप बायल के द्वारा दिया गया था, उसे फार्मूले के द्वारा डिफाइन किया गया। फार्मूला क्या क्या है? देखिए, बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बायल्स कहते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मैथमेटिकली दोनों सेम है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए ये दोनों सेम है। यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कि अगर मैं सोचूं इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के, इस फार्मूले को लेकर के, तो मैं ये सोचूंगा कि यदि मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल फार्मूले लगाते हैं तो हो जाएगा P। अब कोई भी ये चिन्ह प्रोपोर्शनल का हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे लग गया इक्वल टू। अब मान लेते हैं वो कांस्टेंट मेरे पास आ गया K, नीचे क्या है V, तो V को इधर ले गया, ये हो जाएगा PV इक्वल K। यानी कि हमें मिल गया प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इक्वल कांस्टेंट। यानी कि कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कुछ प्रेशर है, उसका कुछ वॉल्यूम है, तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा सेम होगा। यही बायल्स लॉ कहता है। ठीक है ना? इसको हम और कई तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, लेट अ गैस विथ मास m, लेट अ गैस विथ मास m। मान लीजिए मेरे पास कोई गैस है, उसका मास क्या है? m है। ठीक है ना? मास मैं चेंज नहीं करूंगा, मेरे पास कोई गैस है, मास m है, एंड द वॉल्यूम
gas at pressure P1 is V1। मेरी बात समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि माना कोई गैस है, ठीक है ना, जिसका मास m है और उसका जो वॉल्यूम है गैस का वह प्रेशर P1 पर V1 है, एंड एट प्रेशर ऑफ गैस P2 the volume of gas will be V2। देखिए क्या है, लेट अ गैस विथ मास m, मान लीजिए मेरे पास कोई गैस है उसका मास m है, ठीक है ना, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट प्रेशर P1 इज V1, यानी कि मैं प्रेशर P1 लगाऊंगा तो वॉल्यूम क्या है उसका V1 है, एंड एट प्रेशर ऑफ गैस P2, मान लीजिए कि मैं प्रेशर को चेंज करता हूं, मैं प्रेशर को P2 में चेंज कर देता हूं, कुछ प्रेशर था मैंने प्रेशर को बदल दिया, और जैसे भी प्रेशर को बदलूंगा उसी के साथ साथ उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो सो एट द प्रेशर ऑफ गैस P2 द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी V2। कहने का मतलब आप कह रहे थे कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैंने कोई गैस ले लिया और मास देख लीजिए, मास हम गैस का हमेशा सेम ही रखेंगे। तो मान लीजिए मास m है, तो मास m पे जो प्रेशर P1 है उसका वैल्यू क्या है V1, और ये वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट K आएगी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, P1 V1 इक्वल K, वेयर K इज कांस्टेंट। ऐसे ही अगर प्रेशर आप P2 लगाओगे तो वैल्यू क्या हो जा रहा है, V2, यानी कि हो जाएगा P1 V1 P2 V2 इक्वल K। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे K क्यों नहीं चेंज हो रहा है, K इसलिए नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि हम गैस का जो मास है वो सेम रख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम रख रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स सेम रखोगे तो उसके कांस्टेंट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो P1 V1 इक्वल कांस्टेंट, P2 V2 इक्वल कांस्टेंट। देन देखो K और K आपस में इक्वल है, मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देख लीजिए, P1 V1 इक्वल कांस्टेंट, P2 V2 इक्वल कांस्टेंट, के आपस में इक्वल है तो P1 V1 P2 V2 के आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा P1 V1 इक्वल P2 V2, ये हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यही जो है यही बॉयल्स लॉ कहलाता है, यही बॉयल्स लॉ कहलाता है, यानी कि एट द सेम मास ऑफ गैस if the gas pressure is P1 and volume of the gas is V1 at pressure P2 volume of the gas is V2, then the relationship between P1 V1 and P2 V2 is P1 V1 equal P2 and V2। P1 V1 और P2 V2 को ही हम बॉयल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया बॉयल्स लॉ क्या होता है, ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि P1 V1 equal P2 V2, और ये आपको लर्न करना है P is inversely proportional to value। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो बॉयल्स लॉ है ये हमारे रियल लाइफ में भी काम करता है। रियल लाइफ में आप जैसे सांस लेते हो तो सांस लेने में भी बॉयल्स लॉ काम करता है। आपके बाइक का जो पिस्टन होता है उसके अंदर भी बॉयल्स लॉ, आप देखो वॉल्यूम प्रेशर वहां पर भी है, मतलब जहां पर वॉल्यूम और प्रेशर की बात है आप वहां पर बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें दो फार्मूले मिले, कहने का मतलब एक हमें पहला फार्मूला मिला था P is inversely proportional to वॉल्यूम, और दूसरा हमने भी निकाला P1 V1 इक्वल P2 V2। तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि इस फार्मूले से हमें कुछ ग्राफ बनाने हैं। तो पहला जो फार्मूला अभी हमने सीखा था वो इस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और सेकंड जो हमने अभी फार्मूला देखा वह है P1 V1 इक्वल P2 V2, ठीक है, ये हो गया। हाँ, एक और था वो था PV इक्वल कांस्टेंट। तो देखो वो इन तीनों के लिए अलग अलग तीन ग्राफ बनने वाले हैं। तो पहला हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पहला बनाते हैं। देखिए मान लीजिए कि पहला ग्राफ में प्रेशर और वॉल्यूम भी बनाना है। मान लीजिए कि इधर हम ले रहे हैं प्रेशर, इधर हम ले रहे हैं प्रेशर, और इधर मान लो हम ले रहे हैं वॉल्यूम, इधर हम वॉल्यूम लेंगे, इधर हम प्रेशर लेंगे। तो पहला वाला फार्मूला देखो, पहला वाला फार्मूला कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। मान लो कि प्रेशर हम इतना हाई रखते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा उसका, एकदम लो होगा। देखो वॉल्यूम ऐसे ऐसे इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इधर इंक्रीज हो रहा है, ध्यान देना, और प्रेशर किधर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इधर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मान लो प्रेशर हमने क्या किया, कम किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर आप और कम करोगे वॉल्यूम क्या होगा, और ज्यादा।
प्रेशर आप और कम करो, वॉल्यूम क्या होगा, और ज्यादा। प्रेशर आप और कम करोगे, वॉल्यूम क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर को कम करोगे वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। ये ग्राफ देखो कैसा जा रहा है, ये ग्राफ कैसा जा रहा है, ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, ठीक है। ये ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा जा रहा है, एक कर्व की तरह जा रहा है ग्राफ, ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो ग्राफ होता है वह एक कर्व होता है, ऐसे ही एक कर्व होता है। तो इसके लिए हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ध्यान रहे बॉयल्स लॉ के लिए हमेशा जो होता है वह टेम्परेचर हम रखते हैं कांस्टेंट। टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, टेम्परेचर हमें नहीं बदलना है, टेम्परेचर हमेशा रहेगा कांस्टेंट, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ में हमेशा कांस्टेंट। यानी टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। सपोज करो कि मैंने कोई टेम्परेचर लिया, ये मेरे पास टेम्परेचर 200 केल्विन के लिए था, इसका कर्व ऐसे मिलेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, सपोज करो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करके 300 केल्विन लाए, तो उसका कर्व कुछ ऐसे बनेगा। मान लो आपने और इंक्रीज किया, आपने जैसे जैसे और आप जैसे जैसे प्रेशर टेम्परेचर को और इंक्रीज करोगे, मान लो आप इसको 400 केल्विन लेके आए, तो ऐसे आपको कर्व मिलेगा। कहने का मतलब ये बस ध्यान रहे कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो हमेशा ग्राफ बनता है वो ऐसे ही कर्व होता है। तो पहला ग्राफ आपको समझ में है प्रेशर और वॉल्यूम का, ठीक। सेकंड ग्राफ हम बनाएंगे प्रेशर पीवी और प्रेशर के बीच में, पीवी और प्रेशर के बीच में। सेकंड ग्राफ जो हम लोगों का होने वाला है वह ग्राफ हम लोग बनाएंगे पीवी और वी के बीच में। यहाँ पे हम लेंगे पीवी, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे। यहाँ पे हम प्रेशर लेंगे और यहाँ पे हम पीवी ले रहे हैं। अब आप सोच के बताओ पीवी क्या है, कांस्टेंट है। पीवी क्या है आपके पास, पीवी आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है, और पी क्या है, प्रेशर है। अब देखो पीवी की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे तो पीवी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। प्रेशर आप कुछ भी बढ़ाओ तो उस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, पीवी की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, कांस्टेंट, यानी कि हमेशा एक ऐसे पैरेलल लाइन मिलेगी प्रेशर के प्रेशर एक्सिस के तुलना में। ये जो प्रेशर इधर है ये इसके पैरेलल मिलेगा, यानी कि यार ऐसे सीधे सीधे समांतर मिलेगा आपको देखने के लिए। ये पीवी का ग्राफ है, मान लो ये टेम्परेचर T1 पे हो, मान लो कोई टेम्परेचर क्या हो T2 हो, तो उसका ग्राफ ऐसे मिल जाएगा। अगर पीवी और पी के बीच में आप ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर T2 है हमारे स्टूडेंट्स, यह T1 से क्या है, ज्यादा है, T1 से क्या है, ज्यादा है। एक ग्राफ और बनेगा, और वह ग्राफ बनेगा P और 1/V के बीच में, P और 1/V। यहाँ पे देखो हमने V को लिखा है, अब P 1/V रखेंगे, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ को मैं कहाँ बना दूँ, इस वाले को इरेज करते हैं, कर देता हूँ, ये लिख लिया है ना, ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे प्रेशर एंड 1/V। यहाँ पे हम लेंगे प्रेशर और यहाँ लेंगे 1/V। अब देखो वॉल्यूम का हमने इनवर्स ले लिया, यानी कि वॉल्यूम को 1 के नीचे रखा है। अब एक चीज ध्यान दो, प्रेशर अगर इस पूरे वैल्यू को आप, मतलब अब 1/V, सिर्फ मैं V की नहीं बात कर रहा हूँ, अब मैं 1/V की बात कर रहा हूँ। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो 1/V की वैल्यू बढ़ेगी। अब ये मत कहते ना कि वैल्यूम V नीचे है तो ये घटना चाहिए, नहीं। अगर मैं सिर्फ V का था तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, वो घटता, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं 1/V की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/V के, यानी कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान लो आप प्रेशर इतना बढ़ाए तो वॉल्यूम भी उतना ही बढ़ेगा, प्रेशर आप इतना बढ़ाए वॉल्यूम भी उतना ही बढ़ेगा। यानी कुल मिला कर इसका जो ग्राफ है वह एक हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। मान लो टेम्परेचर T1 हो, अगर आप कुछ और बनाओगे तो ये टेम्परेचर T2 पे बनेगा, ठीक। मतलब ग्राफ इसका जो है वो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा अगर आप प्रेशर और 1/V के बीच ग्राफ बनाओगे। तो बॉयल्स लॉ में हमने 3 ग्राफ बनाए। पहला ग्राफ हमने बनाया पीवी और प्रेशर और वॉल्यूम के लिए, सेकंड हमने ग्राफ बनाया पीवी और पी के लिए, थर्ड हमने ग्राफ बनाया पी और 1/V के लिए। तो ये तीनों ग्राफ याद कर लीजिए कि तीनों ग्राफ बॉयल्स लॉ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यही ग्राफ हमको बताते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या है, अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो और 1/V की वैल्यू भी क्या होगी, उसके साथ बढ़ रही है। अभी जो पहला वाला जो हम लोगों ने फिगर बनाया था उसमें ग्राफ कैसा था, ऐसे कर्व में था, ग्राफ कर्व में था, मतलब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे, वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो अच्छा बॉयल्स लॉ यूज कहाँ होता है डेली लाइफ में,
कभी ये सोचा है कि बायस लॉ कहाँ यूज होता होगा? देखो बायस लॉ का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस आप अपने घर में भी देख सकते हो। घर में क्या आपके बाइक में टायर, बाइक के अंदर जो टायर होता है, साइकिल के अंदर टायर है, वो सारे टायर्स में बायस लॉ काम करते हैं। मतलब क्या होता है कि अब देखो जो कार का टायर हो चाहे बाइक का टायर हो, उसका जो वॉल्यूम होता है, रबड़ है, उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। उसके अंदर आप प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हो, प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, उसका कम ही तो रहता है। कहने का मतलब मान लो कि कोई, अच्छा ठीक है अनदर एग्जांपल देता हूँ, इसको देखो। मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऐसे सिलेंडर है और सिलेंडर में ऐसे ढेर सारे ऐसे गैस भरे हुए हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैं कोई प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ, कोई प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ, तो वॉल्यूम देखो इतना ज्यादा वॉल्यूम है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक पिस्टन लेकर के इसको कंप्रेस करता हूँ, पिस्टन लेके इसको दबाता हूँ। जैसे मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो मान लो अगर पिस्टन यहाँ पे आ गया, पिस्टन यहाँ से चल करके यहाँ पे आ गया, तो पिस्टन जब यहाँ पे आएगा तो ऐसा नहीं कि पार्टिकल कहीं चले जाएंगे, जो पार्टिकल पहले थे वही पार्टिकल कहाँ आ गए, बहुत पास पास आ गए, पार्टिकल बहुत पास पास आ गए। पार्टिकल तो वही थे, प्रेशर लगाया तो पार्टिकल कहाँ आ गए, पास पास आ गए, और पार्टिकल पास पास आ गए तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, लो। यानी कि प्रेशर आपने जब अप्लाई किया ज्यादा तो वॉल्यूम क्या हो गया, लो हो गया। यही तो बायस लॉ है, यही तो डेली लाइफ में आप यूज करते हो। मान लो आप प्रेशर और ये जो वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो डिस्टेंस पर भी, डिस्टेंस यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ गैसेस पर भी तो कवर करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लो कि कोई गैस है, आप कहते हो कि गैस के पार्टिकल एक उतने दूरी पर होते हैं, एक उतने दूरी पर होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं। मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो बताओ जब इसको आप कंप्रेस करोगे तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, इसका मतलब क्या कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। दैट्स इज बायस लॉ, यही बायस लॉ है। हाँ, लेकिन आज तक आपने सिर्फ बायस लॉ को बायस लॉ के नाम से जाना होगा। क्या आपको पता है बायस लॉ को एक और नाम से जानते हैं, इसे मैरियोट्टो लॉ भी कहते हैं। मैरियोट्टो ये क्या है, ठीक है देखते हैं, इसे मैरियोट्टी लॉ भी कहते हैं, ये मैरियोट्टी लॉ। अब मैरियोट्टी लॉ क्यों कहते हैं ये बता दे रहा हूँ, फिर इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडमी मैरियोट्टी। अरे भाई एडमी मैरियोट्टी चलेगा, अंग्रेज थोड़ी है, एडमी मैरियोट्टी। ये जो एडमी मैरियोट्टी थे, ये जो वैज्ञानिक थे, जब बायस अपना नियम दे रहे थे उसी के समय पर ये भी अपना रिसर्च कर रहे थे, और सेम जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप बायल ने दिया उसी पर सेम इनका भी रिसर्च था, एडमी मैरियोट्टी का भी। इसीलिए एडमी मैरियोट्टी को बायस लॉ को एडमी मैरियोट्टी लॉ के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे कंबाइन करके बायस मैरियोट्टी लॉ भी कहा जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बायस भले ही आगे चल के फेमस हो गए हों, इन्होंने तो मुख्य काम सबसे पहले रिचर्ड टॉनली और हेनरी पावर ने किया, और बायस ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। फिर बाद में जो एक्सपेरिमेंट टूल बनाया वो भी हेनरी रॉबर्ट हुक ने बनाया। मुख्य काम क्या है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल करके प्रूफ कर दिया, इसीलिए इनका नाम आगे प्रचलित हो गया। लेकिन देखो कई सारे वैज्ञानिक है जो प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशनशिप पर काम कर रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद है बायस लॉ आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।